Hi, welcome to the online platform of the Guidance Coaching Institute बेतिया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था अबाउट द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को हमने स्टडी किया स्केलर फॉर्म में भी और वेक्टर फॉर्म में भी। उसके बाद हम लोगों ने कूलम्स लॉ का कंक्लूजन भी देखा था कि कैसे ये सेंट्रल फोर्स है। कूलम्स लॉ किस पे डिपेंड करता है? तो कूलम्स लॉ एक्चुअल में मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर मीडियम हमारा एयर के अलावा कोई दूसरा है तो फोर्स चेंज कर जाएगा। अब यहां तक तो बेसिकली सब लोग पढ़ता है। अब इसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि पूरे लेक्चर को आप स्टडी करके आइएगा एंड देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ। आज से हमारा जो भी लेक्चर शुरू हो रहा है इसमें टोटल 2-3 लेक्चर में जितना भी कूलम्स लॉ पे एप्लीकेशन पॉसिबल हो सकता है वो सारा अप्लाइड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों का दोनों अच्छा अंडरस्टैंडिंग और ग्रास्प यहीं से होगा। जब तक हम लोग एप्लीकेशन ऑन कूलम्स लॉ को अच्छे से स्टडी नहीं करेंगे क्वेश्चन हमारा चाहे एससी वर्मा से हो या एनसीईआरटी से हो सॉल्व नहीं होने वाला, या फिर गाइडेंस का जो डीपीपी है उससे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसको एकदम जीरो लेवल से लेके चल रहा हूं एप्लीकेशन ऑन कूलम्स लॉ में। सबसे पहला एप्लीकेशन में क्वेश्चन देखिएगा यहां पे क्या है। टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्ट्स एट एन एंगल थीटा देन फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। याद होगा स्केलर वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल थीटा है तो उसका रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो तो बाबू कितने फोर्सेज हैं हमारे पास? दो। ये मान लो वेक्टर है F1 का और ये है वेक्टर F2 का। दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। मींस बोथ द वेक्टर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन दोनों का रिजल्टेंट हमें निकालना है। तो वेक्टर से हमने पढ़ा है रिजल्टेंट वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ठीक है भाई। अब यहां इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसको हम कहेंगे नेट फोर्स। कौन सा फोर्स कहेंगे? नेट फोर्स। तो F नेट इज इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। तो दोनों वेक्टर को हमें जोड़ना है। ओके, अब गिवन दिया हुआ है। गिवन क्या दिया हुआ है बाबू? गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F2। इसको हम मान लेते हैं कितने के बराबर है? F के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब फॉर्मूला तो याद होगा स्केलर वेक्टर से। रिजल्टेंट का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे हम लोग? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। याद है? यस। तो देखते जाइए याद है तो। रिजल्टेंट का यहां काम कौन कर रहा है? नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई। रूट अंडर A स्क्वायर मतलब F1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू F स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब दूसरे का मैग्नीट्यूड भी F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस थीटा। कोई दिक्कत? अब इसके मैग्नीट्यूड को F नेट, इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा बाबू? 2F स्क्वायर ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। कोई दिक्कत? ठीक है भाई। तो F नेट इज इक्वल टू अंडर रूट 2F स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का ट्रिग्नोमेट्री से फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां पे मैंने क्या यूज किया है? 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ड्राइव करते हैं। ठीक है, जब मैं स्केलर वेक्टर का लेक्चर अपलोड करूंगा तो उसमें आप देख लेना ये सारी चीजें आ जाएंगी। F नेट इज इक्वल टू, अब ये परफेक्ट स्क्वायर 4 है तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 2। ये हो गया F और यहां हो गया कॉस थीटा बाई 2। ये मैंने एक फॉर्मूला बना दिया। क्या बना दिया भाई? फॉर्मूला। अब हमें चाहिए इसका डायरेक्शन। रिजल्टेंट फोर्स का तो मैग्नीट्यूड निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, या हमारी भाषा में कौन सा है ये? रिजल्टेंट फोर्स। ओके, राइट डाउन। लिखो तो फटाफट बाबू और इसको देखो ध्यान से सब लोग।
थोड़ा क्विकली लिखिए, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए, ध्यान से सब कुछ समझना है, ठीक है भाई। हो गया? थोड़ा सा फास्ट लिखिए, ओके। इधर मिटाएं क्या? हाँ ठीक है, चलो 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 जल्दी लिखो, ओके। अब हमें चाहिए डायरेक्शन, है ना बाबू? आप लोग क्विकली थोड़ा सा लिखिए, मैं इधर मिटाऊं? हाँ चलो ठीक है, उधर लिखते जाओ। लिखो, फिर मैं मिटाता हूं इधर, ओके। क्वेश्चन में हमारा क्या था? क्वेश्चन में था दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है और उन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो बताइए वो उनका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, यानी नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो हम वही रिजल्टेंट निकाल रहे हैं वेक्टर एडिशन से, ओके। कोई दिक्कत? तो नेट फोर्स की जो मैग्नीट्यूड आई है, गौर से देख तो बाबू कितना आया है। नेट फोर्स इज इक्वल टू 2f cos थीटा बाई 2। अब f उसमें क्या है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब हुआ कि अगर जब भी हमें दो वेक्टर दिए होंगे जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और उनके बीच का एंगल पता होगा, तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम लोग एक स्टेप में 2f cos थीटा बाई 2 करके निकाल लेंगे, जहां पे 2 एक नंबर है, f होगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, cos ऑपरेटर है और थीटा दोनों के बीच का एंगल है और 2 उस एंगल का डिवाइजर है। अब डायरेक्शन की हम बात करते हैं, इन दोनों के नेट फोर्स का, यानी F1 और F2 का रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन। तो याद होगा आप लोग को, वेक्टर में हमने क्या पढ़ा था? tan अल्फा इज इक्वल टू इक्वेशन b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। किसके साथ ये एंगल बनाएगा भाई? a के साथ। अब यहां पे देखो तो इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं, tan अल्फा b दूसरे वेक्टर f कितना है? sin थीटा डिवाइडेड बाय f प्लस f cos थीटा। कोई दिक्कत? लिखो। अब फिर इसी को हम लोग आगे बढ़ेंगे तो लिखते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू, ऊपर में हमारे पास क्या है? f sin थीटा डिवाइडेड बाय, दोनों में f कॉमन है क्या? यस, 1 प्लस cos थीटा। f ने f को मारा, ठीक है, कैंसिल हो गया। ऊपर में क्या बचेगा हमारे पास? ऊपर में बचेगा sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा। tan अल्फा इज इक्वल टू, साइन थीटा को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा को अभी हमने बताया क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो तो बाबू, 2 ने 2 को मारा, cos थीटा बाई 2 ने स्क्वायर को मारा, तो हमारे पास लास्ट रिजल्ट जो मिलेगा वो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा? साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2। अब 10th क्लास से भी आप जानते हो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो यहां पे tan अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा? ये वैल्यू बताओ क्या होगा? tan थीटा बाई 2। तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। ये क्या बता रहा है? जल्दी से पहले नोट करो, फिर मैं दिखाता हूं। इधर मैं मिटाऊं? ओके, चलो भाई, चलो 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 जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। उस साइड में मैं मिटाता हूं, थोड़ा क्विकली हम लोग को चलना है, ठीक है। एप्लीकेशन में बहुत लंबा पार्ट है। इधर मिटा, चलिए। उधर लिखिए, लिखिए, जल्दी लिखिए, फिर मैं इधर मिटाता हूं, ठीक है। ठीक है भाई, ओके।
लिख लिया आप लोग? वेरी गुड। चलो मैं आगे बढ़ूं। यस, गौर से जरा देखो तो ये इक्वेशन क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम है और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इसके एंगल को बाइसेक्ट करेगा, चाहे वो फोर्स हो, कोई और क्वांटिटी हो। तो यहां भी क्वेश्चन हमारे पास वही था, दो फोर्स का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल था और उनके बीच का एंगल कितना था बाबू? थीटा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है नेट फोर्स, वो इस थीटा को बाइसेक्ट करेगा, मतलब एंगल। तो इसका मतलब हुआ कि नेट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा इसके बीचों बीच से होगा, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। और यही वो एंगल है जो किसके बराबर होगा? अल्फा। और ये अल्फा किसके बराबर होगा? थीटा बाई 2। तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने का मेरा मकसद क्या था? ये तो ऑलरेडी हम लोग स्केलर वेक्टर में भी पढ़ाते हैं, 11th क्लास के स्टार्टिंग में भी। अभी मैं यहां पे कूलम्स लॉ को अप्लाई करने में क्यों पढ़ाया? रीजन है बाबू, रीजन है क्योंकि ये छोटी छोटी चीज हमको टेक्निकली हेल्प करेगी बड़े बड़े क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करने में। तो इसको अगर हम लोग कंक्लूजन लिखें तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है? कंक्लूजन क्या निकलता है? निष्कर्ष क्या निकलता है? तो यहां हम लोग लिखेंगे, इफ टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा, then their resultant vector bisect the angle between them। ये टेक्निकली है, तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट आगे चल के जगह जगह यूज करेंगे। तो एक लाइन में बताओ तो, अगर दो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितने के बराबर होगा? तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 2a cos थीटा बाई 2 के बराबर होगा। और उसका डायरेक्शन क्या होगा भाई? तो थीटा को बाइसेक्ट करेगा, यानी बीचों बीच से एंगल को डिवाइड करेगा। अगर फोर्स की हम बात करें तो नेट फोर्स दो वेक्टर के लिए कितने के बराबर होगा? 2f cos थीटा बाई 2 के बराबर होगा। और रिजल्टेंट वेक्टर बीचों बीच एंगल को बाइसेक्ट करेगा। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत? जल्दी से लिखिए कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब इस क्वेश्चन का वो निचोड़ है, निष्कर्ष है, ठीक है, कि अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर बीचों बीच से एंगल को बाइसेक्ट करेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंक्लूजन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट हम बढ़े। थैंक यू। अब इधर मैं मिटाता हूं, ठीक है, जल्दी जल्दी लिखते जाओ भाई। मिटा इधर? ओके, डन, फिनिश। ओके, मिटा इसको। चलो भाई, ठीक है। चलो अब इसी कंक्लूजन में आगे देखो तो गौर से सब लोग देखिएगा। ये मान लो एक वेक्टर है हमारा और ये दूसरा वेक्टर है, इसकी भी मैग्नीट्यूड f है और इसकी भी मैग्नीट्यूड f है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। गौर से देखिए सब लोग, कंक्लूजन में ही ये चल रहा है आगे का पॉइंट। पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? f। दूसरे वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड कितना है? f। दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। ओके, तो इसमें पहला पॉइंट है, अगर बताओ इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी ये दोनों
तो इस केस में दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल। तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो एक लाइन में बताओ तो नेट फोर्स, अगर थीटा का वैल्यू, सब लोग देखिएगा इसमें मैं ऊपर वाले लाइन में ही लिख देता हूं, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो नेट फोर्स का वैल्यू कितने के बराबर होगा। तो यहां पे गौर से देखो तो नेट फोर्स इज इक्वल टू 2f cos थीटा बाई 2। तो थीटा की जगह 0 रखोगे तो cos पूरा कितना हो जाएगा 0। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो वैल्यू 2f के बराबर होगा। यानी एक लाइन में हम लिख सकते हैं नेट फोर्स इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा, 2f के बराबर होगा। इसी में बी पॉइंट, इफ थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू, अगर दोनों के बीच में हम लोग थीटा की वैल्यू कितना रखते हैं 90 डिग्री, विच इंप्लाइज दैट, तो 90 डिग्री होगा तब क्या होगा, तो यहां पे फटाक से रखो, थीटा की जगह 90 रखेंगे तो 90/2 कितना होगा 45, और cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2, और 1/√2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू जो मिलेगा हमारे पास वो F net इज इक्वल टू √2f। ओके, नेक्स्ट पॉइंट सी, इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, रख के जरा देख तो 30 डिग्री थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा ना, 30 डिग्री, चलो ठीक है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री रखोगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा cos 15 डिग्री, और cos 15 डिग्री का आप स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं जानते हैं तो इसकी वैल्यू आप ऐसे ही लिख दें, F net इज इक्वल टू 2f cos 15 डिग्री, और cos 15 डिग्री का वैल्यू निकाल लेंगे तो लिख सकते हैं D, इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री विच इंप्लाइज दैट नेट फोर्स की जो वैल्यू होगी तो 60 होगा, तो यहां पे कितना होगा देखो तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और cos 30 डिग्री कितना होता है नहीं पता, √3/2 नहीं होता है, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो F नेट की वैल्यू जो मिलेगी √3f। अब लास्ट हमारा जो ऑप्शन में है, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री विच इंप्लाइज दैट F नेट इज इक्वल टू, तो जैसे ही 180 डिग्री रखेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी नेट फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो इस स्थिति में 5वें नंबर स्थिति में ये कैसा होगा, ये वेक्टर F होगा और ये वेक्टर F होगा, दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री होगा 180 डिग्री या पाई रेडियन, कोई दिक्कत। तो ये हमारा केस है, जैसे जानते थे इक्वल और अपोजिट फोर्सेज रहे तो इनके बीच नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाती है 0, राइट डाउन, ये कंक्लूजन में ही चलेगा। ओके, क्विकली थोड़ा लिखिए तो, डन। ओके, मैं आगे बढ़ूं बाबू, ठीक है, इधर आप लिखिए मैं उधर मिटाता हूं, ठीक है। चलो थोड़ा फास्ट आप लोग लिखा कीजिए, ठीक है, दिक्कत होती है फास्ट लिखेंगे, जितना ज्यादा फास्ट लिखेंगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ पाएंगे। इधर मिटा, चलो चलो भाई, हो गया, इधर इधर लिखो, इधर इधर लिखो, ठीक है। ये पहला पॉइंट था।
बढ़े आगे अब? ओके ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन लिखिए। थ्री इक्वल चार्ज पार्टिकल्स, थ्री इक्वल चार्ज्ड particles are placed at the three corners of an equilateral triangle, then find the net electrostatic force on any one of the charge। बहुत अच्छे से लिखो। अब हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट था मैंने आपको पढ़ा दिया, अब कूलम्स लॉ का एक्चुअल अप्लाइड पार्ट में हम लोग आ चुके हैं। ठीक है बाबू, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जल्दी से क्वेश्चन लिखिए तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। डन? क्विकली थोड़ा जल्दी लिखिए। फिनिश? ओके, मैं बढ़ूं आगे? ठीक है भाई, ध्यान देने वाली बात है। अब यहां पे सब लोग देखिए सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या है पढ़ो तो, थ्री इक्वल चार्ज पार्टिकल्स are placed at the three corners of an equilateral triangle, then find the net electrostatic force on any one of the charge। ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यहां पे मान लो चार्ज रखा गया है Q, और यहां भी रखा गया है Q, और यहां भी रखा गया है Q। ये जो साइड है मान लीजिए A है, और ये भी साइड A है, और ये भी साइड A है। सब लोग गौर से देखो तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसका नाम दे दे क्या? ये आप मान लो A पॉइंट है, ये B है, और ये C है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स पे इक्वल चार्जेस प्लेस किए गए हैं, तो किसी एक चार्ज पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताइए क्या होगा। अब इसमें दोनों कॉन्सेप्ट यूज होगा, एक तो वेक्टर से यूज होगा, तो अभी जो पहला क्वेश्चन मैं किया था उसी से मैं सारा डील कर दूंगा कि कैसे होगा, और दूसरा आपको कूलम्स लॉ का अच्छा जानकारी होना चाहिए वो होगा। इसके लिए मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं। ये स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो कूलम्स लॉ पे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे बन जाएंगे। स्टेप नंबर 1 में पहला, पहचान कौन। दूसरा, बाकी को काउंट करो। तीसरा स्टेप में FBD ड्रॉ करो, और चौथे में वेक्टर लॉ से ऐड करो। ठीक है भाई, इस 4 स्टेप में सारे प्रॉब्लम्स बन जाएंगे। ये क्या क्या है स्टेप, एक एक करके आप समझिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, इसी पर एक क्लियर हो जाएगा। कितने चार्ज पार्टिकल्स हैं बाबू? 3। बहुत अच्छे। तीनों कैसे रखे गए हैं?
इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे रखे गए हैं। बहुत अच्छे, ठीक है। अब इसमें से पूछ रहा था क्वेश्चन कि तीनों में से किसी भी एक पर, किसी पर भी आप इंडिपेंडेंट हैं, किसी को भी चूज कर सकते हैं, किसी एक पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बताइए। तो आप फ्री हैं, तो आप किसको सिलेक्ट करना चाहते हैं? बी को सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है भाई, बी को ही ले लो। कोई सी को भी ले सकता था, कोई ए को भी, कोई दिक्कत नहीं होगा, हमारा रिजल्ट चेंज नहीं करेगा। चलिए बी को ही लेते हैं। तो बी को लेने पर मैं दिखा रहा हूं यहां पे छोटा सा एक डायग्राम बना के, तब जाके और क्लियर होगा। यहां पे चार्ज कितना था? क्यू, क्यू और क्यू, सब लोग देख लिए। ये कौन सी पॉइंट थी बाबू? ए, ये कौन सी पॉइंट? बी, और ये कौन सी पॉइंट? सी। बिल्कुल सही। तो पहले स्टेप में किस पर नेट फोर्स निकालना है उसको पहचानो। तो पहला स्टेप क्या कह रहा है? पहचान कौन? तो आपने पहचाना किसको? बी को। तो चल भाई बी को पहचान लिया। अब उसके बाद कह रहा है बाकी को काउंट करो। तो जिसको पहचाने उसको छोड़ के बाकी को गिन लो। तो कितने हैं हमारे पास? 1 2, काउंट कर लिए। कितने बचे? 2। वेरी गुड। अब कह रहा है फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो किस पर? जिस पर फोर्स निकालना है उस पर। तो गौर से देख कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। बी वाला है, इसी पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। तो ये ए है और ये सी है, यही दोनों बचे हुए हैं। तो सोच के देख, ए वाला बी पर कैसा फोर्स लगाएगा? रिपल्सिव या अट्रैक्टिव? रिपल्सिव। क्यों? क्योंकि दोनों सिमिलर हैं। पहला पॉइंट, बहुत अच्छा। क्या ए और बी के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्या सी के प्रेजेंट की वजह से फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था कि फोर्स बिटवीन टू एनी चार्जेस विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द थर्ड चार्ज। दिस वाज द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। तो ए वाला बी पर जो फोर्स लगाएगा वो कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? रिपल्सिव। तो रिपल्सिव होगा। अच्छा, किस लाइन के अलोंग होगा? तो जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है इसी लाइन के अलोंग होगा। तो रिपल्सिव फोर्स अवे फ्रॉम द चार्ज होता है या टुवर्ड्स? अवे फ्रॉम। तो ए के द्वारा जो बी पर फोर्स लग रहा है इसको तुम कहो F1, जो रिपल्सिव है। ठीक है भाई, यही है फ्री बॉडी डायग्राम। अब सी भी तो बी पर लगाएगा, और सी और बी के बीच में लगने वाला फोर्स ए के द्वारा इफेक्टेड नहीं होगा, और सी लगाएगा इसी लाइन के अलोंग, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स है। तो इस फोर्स को तुम कहो F2 और इसको कहो F1। गौर से देख, यही है फ्री बॉडी डायग्राम। तो पहला स्टेप में क्या करना है? आपको पहचान लेना है। दूसरे स्टेप में जितने बचे हुए हैं उसको गिन लेना है। तीसरे स्टेप में फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके उस पर दिखाना है। और लास्ट स्टेप, आप बताओ तो ये, अब इसमें एक लाइन में बोलो तो बाबू, F1 जो फोर्स था, F1 वो कौन लगा रहा था किस पर? A लगा रहा था B पर, और दोनों चार्ज पार्टिकल हैं। इस F1 का अगर मैं मैग्नीट्यूड पूछूं तो आप बताओगे कितना होगा? कूलम्स लॉ से K Q1 Q2, चूंकि ये भी Q है ये भी Q है, तो कितना हो जाएगा? Q स्क्वायर हो जाएगा। और दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना था? A, तो यहां हो जाएगा A स्क्वायर। F1 की मैग्नीट्यूड निकल गई। किसकी मैग्नीट्यूड? F1 की। अब सिमिलरली F2 का अगर मैग्नीट्यूड मैं पूछूं तो F2 कौन लगा रहा था? C लगा रहा था B पर। बिल्कुल सही। तो इसका भी मैग्नीट्यूड बताओगे तो कितना होगा? K Q स्क्वायर और डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस। कोई दिक्कत? तो वेक्टर लॉ से अब नेट फोर्स निकालो। तो F नेट इज इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। अगर 2-3 फोर्स और काम करते तो उनको भी ऐड करते। कोई दिक्कत? अब जरा सोच के देख, टेक्निकली मैं क्यों पहला क्वेश्चन पढ़ाया। इस चार्ज पे बी वाले पे कितने फोर्सेज काम कर रहे हैं? 2। और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है या डिफरेंट है? सेम। इनके बीच का एंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल थे, तो ये एंगल कितने डिग्री के? 60। तो ये भी कितने डिग्री के बराबर होगा? 60। तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और एंगल भी जानते हैं। तो एक लाइन में नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड जो मैंने पढ़ाया था 2F cos θ/2 से नहीं निकाल देंगे? बिल्कुल निकाल देंगे बाबू। तो F नेट इज इक्वल टू 2 और F
एफ का मैग्नीट्यूड यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड कितने के बराबर है 2k/q² थीटा का काम कितना करेगा 60 डिग्री 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 30 डिग्री और cos 30 डिग्री का वैल्यू √√3/2 2 ने 2 को मारा तो F नेट इज इक्वल टू √, कितना होगा बताओ यहां पे, देख √3k/q²/a²। कोई दिक्कत? तो B वाले पे नेट फोर्स और इसका डायरेक्शन क्या होगा बाबू, तो डायरेक्शन इसके बीचों बीच से पास करेगा, ये होगा नेट फोर्स। कोई दिक्कत? तो ये सारा अगर प्रैक्टिस आपको हो जाता है तो एक एक स्टेप में आप निकाल लेंगे, इसलिए मैंने पहले पढ़ाया। अब इजीली आप सॉल्व कर लोगे और इसी 5वें स्टेप पे सॉल्व कर हो जाता है। कोई दिक्कत इसमें? अब मान के चलो कोई पूछता है सर बी वाले को नहीं चूज करके ए वाले को अगर हम चूज करते तो ए पर भी क्या यही फोर्स आता है? यस डेफिनेटली, अगर ए को भी आप चूज करते तो ए पर भी नेट फोर्स का वैल्यू इतना ही होता। अगर सी को भी चूज करते तो नेट फोर्स का वैल्यू इतना ही होता। इसका मतलब ये रिजल्ट सिमेट्रिक है। यस सिमेट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ लो। चलो लिखो इसको, राइट डाउन जल्दी लिखो, मैं उधर मिटा लूं। चलो ठीक है, आप इधर लिखो बाबू। कहीं इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। इसी 4 स्टेप पे हम लोग सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। अब यहां से देखो बाबू, धीरे धीरे और डिफिकल्ट सब प्रॉब्लम आते जाएगा, इसलिए आपको एप्लीकेशन पे बहुत चौकन्ना रहना होगा। बढ़े आगे। ठीक है भाई, ओके नेक्स्ट। तो क्या यहां पे हमने देखा ये रिजल्ट हमारा कैसा है, सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक है? सिमेट्रिक है, मतलब बी के अलावा किसी और चार्ज को भी हम चूज करते तो हमारा रिजल्ट वही होता जो बी के लिए है। सो दिस रिजल्ट इज सिमेट्रिक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए तो। बढ़े आगे, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, प्रॉब्लम नहीं है अभी। क्वेश्चन बोलते हैं, लिखो 4 इक्वल चार्ज्ड पार्टिकल्स are placed at the 4 corners of a square. Find the net electrostatic force on any one of the charges। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बार बार मैं नेट नहीं करूंगा। अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहता है तो आपको समझना होगा कि वो रिजल्टेंट फोर्स की बात कर रहा है। डायग्राम देखो इसका बाबू, फटाफट सब लोग देखो, गौर से देखो। ये हमारा स्क्वायर है, यहां भी एक चार्ज है क्यू और क्यू। सब लोग गौर से देखो इधर, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। अब थोड़ा, ये पॉइंट ए है, बी है, सी है और डी है। कोई दिक्कत? इस स्क्वायर की साइड हम लोग सपोज कर लेते हैं कितना है ए, और इस ये भी क्या है ए। क्वेश्चन में कह रहा है 4 इक्वल चार्ज पार्टिकल को स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे रख दिया गया है, तो किसी एक पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बताइए क्या होगा। तो पहला स्टेप क्या था, पहचान कौन, किसको चूज करना चाहोगे? चलो डी को चूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, डी को ही, इसको पहचान लिया। ओके, इसको राउंड करो। दूसरे स्टेप में क्या हमने बताया था, काउंट करो, गिनो।
तो इसको छोड़ के बाकी गिनो तो कितने हैं, 3, बिल्कुल सही। अब क्या करना था, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना था, किस पर, जिस पर नेट फोर्स निकालना है। ठीक है भाई, तो एक एक करके ये है, तो ए इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। क्यों, क्योंकि क्यू भी पॉजिटिव है और ये क्यू भी पॉजिटिव है, बिल्कुल सही। तो ए वाला डी को रिपेल करेगा, तो रिपेल जब करेगा तो ए के द्वारा लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन इसी लाइन के अलॉन्ग होगा, क्योंकि सेंट्रल फोर्स है। तो मान लो इसकी वैल्यू है F1, मतलब ए वाला डी को F1 फोर्स से रिपेल कर रहा है, सी वाला भी डी को क्या करेगा, रिपेल करेगा, बहुत अच्छे, F2। बी वाला डी को क्या करेगा, बी भी रिपेल करेगा, लेकिन किस लाइन के अलॉन्ग, तो ये करेगा अपने डायगोनल के अलॉन्ग, बिल्कुल सही, F3, बहुत अच्छे। तो फ्री बॉडी डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया। तो डी पर कितने फोर्सेज काम कर रहे हैं, 3। तो यही तो था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कूलम्स लॉ में हमने क्या पढ़ाया था कि किसी एक चार्ज पर दूसरे चार्ज के द्वारा लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है किसी तीसरे चार्ज के प्रेजेंट से अफेक्टेड नहीं होता है। मतलब F1 जो फोर्स है वो ए और डी के बीच में लगेगा, ना कि सी और क्यू के बीच में। ओके, अब इस पर 3 वेक्टर काम कर रहे हैं, तीनों का हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो नेट फोर्स निकालने के लिए देखो, सब लोग गौर से देखो, यहां टेक्निकली मैं बनाऊंगा। नेट फोर्स इज इक्वल टू कितना वेक्टर है वहां पे, F1 प्लस F2 प्लस F3, 3 वेक्टर काम कर रहे हैं बाबू, बहुत अच्छे। अब इसमें गौर से देखोगे, नोट, F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है। कैसे, F1 किसके किसके बीच में लग रहा था, A और D के बीच में, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख तो कितना आता है, K Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई इन दोनों का डिस्टेंस। ठीक है, तो दोनों का डिस्टेंस अगर निकालते हैं हम लोग, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, कोई दिक्कत। अगर F2 का वैल्यू निकाले तो ये भी इतना आएगा। तो जरा सोच के देख, तो F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दे और जो भी उसका रिजल्टेंट आएगा उसको F3 में ऐड कर दे, तो टोटल फोर्स नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं लेट F डैश इज इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। तो पुराने कॉन्सेप्ट पे जाओ, दो फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच का एंगल पता है तो रिजल्टेंट हम कैसे निकालते थे, 2a cos थीटा बाई 2 से। बस वही काम करना है, यहां पे तुरंत निकल जाएगा भाई। बढ़े आगे, ओके ओके, बस 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 हो गया इसको देखो आराम से। तो F डैश हमने माना है F1 और F2 का मैग्नीट्यूड है, तो बताओ तो एक लाइन में बाबू F डैश का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट निकालेंगे, 2 F cos थीटा, यानी F की वैल्यू कितनी है बताओ, K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, cos थीटा बाई 2, तो cos थीटा बाई 2। F1 और F2 के बीच का एंगल देखो तो कितना है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री बाई 2 यानी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, बिल्कुल सही। cos 45 डिग्री की वैल्यू बताओ कितना होगा, 1 बाई रूट अंडर 2। तो रूट अंडर 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ऊपर में रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2, तो रूट अंडर 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब यहां पे देखो, नाउ इसका डायरेक्शन बताओ F डैश का क्या होगा। तो F1 और F2 के बीच का जो एंगल होता है उसी को वो बाइसेक्ट करता है। तो F1 और F2 के बीच का जो एंगल है वो कितने डिग्री है, 90 डिग्री। तो ये कितने डिग्री पे, यानी F डैश भी जो फोर्स होगा वो F3 के अलॉन्ग होगा, यानी अब यहां पे कितने डिग्री के बराबर है, 0 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। तो नाउ, तो दोनों जब सेम डायरेक्शन में है तो F नेट इज इक्वल टू वेक्टर F1 सॉरी F डैश प्लस कितना हो जाएगा, F3, दोनों का मैग्नीट्यूड जोड़ दो, तो F नेट इज इक्वल टू F डैश का मैग्नीट्यूड कितना आया है, अंडर रूट 2 K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस F3 का मैग्नीट्यूड किसके किसके बीच में लगने वाला, F3 है, B और D के बीच में, वेरी गुड।
तो इसका वैल्यू बताओ कितना होगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस नहीं होगा, ये डिस्टेंस होगा, है ना। तो ये डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे डायगोनल, तो ये a है, ये a है, तो ये कितना हो जाएगा, √2a डायगोनल पाइथागोरस थ्योरम से। तो √2a का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो देयरफॉर नेट फोर्स इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन ढूंढो तो क्या है, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ब्रैकेट में बचेगा √2 + 1/2। ओके, निकल गया। तो देखो तो कितना इजी है। अगर टेक्निकली हम लोग बढ़ेंगे तो बड़ा इजी में बना लेंगे, नहीं तो वेक्टर वगैरह का लॉ लगाओगे तो कंपोनेंट तोड़ना ये वो बड़ा लेंदी हो जाता है। अब जरा सोच के देख पाओ, अगर डी के अलावा किसी ए पर निकाला गया रहता, बी पर निकाला गया रहता या सी पर, तो क्या हमारा रिजल्ट इतना ही आता? यस, डेफिनेटली इतना ही आता, बिकॉज दिस रिजल्ट इज सिमेट्रिक। सो नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज विल बी इक्वल टू इतना। कोई दिक्कत? ठीक है भाई, ओके, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या है, ठीक है, इससे आगे और यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, ओके, बाय। अभी एप्लीकेशन ही चलेगा, एकदम आप लोग बने रहिएगा, ठीक है, और इसको कंटिन्यूअसली, कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग बेझिझक पूछ लीजिएगा, ओके, ठीक है, बाय।